हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मकदम, वेलकम और स्वागत है। इजराइल फ़िलिस्तीन जंग अब अपने किसी नतीजे की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब ये बात खुलकर चर्चा में है कि क्या इजराइल गाज़ा में अपनी सबसे बड़ी शिकस्त खा चुका है, जिसका उसे अब तक एहसास तक नहीं हुआ। क्या हम एक नए वियतनाम के गवाह बन रहे हैं जो इस वक्त गाज़ा में नज़र आ रहा है। आज हम आपके सामने लंदन से काम करने वाली मिडिल ईस्ट आई न्यूज़ वेबसाइट के फाउंडर एडिटर डेविड हर्स्ट का एक तज्जिया पेश करेंगे, जिसमें आपको सिर्फ खबर नहीं बल्कि जंग के पीछे छुपी हुई सियासी चालें, अरब हुक्मरानों की खामोशी और मुकावमत यानी रेजिस्टेंस की हकीकत से भी आशनाई होगी। गाज़ा की घिरी हुई 360 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन की कैद में बंद 21 लाख इंसानों की हिम्मत किस तरह पूरी दुनिया के ज़मीर को झकझोर रही है, इसका भी आपको एहसास होगा। आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि इजरायली बमबारी और भूख और बेघर होने के बावजूद क्यों फ़िलिस्तीनी आज भी गाज़ा में डटे हुए हैं, क्यों दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा अब खुलकर इजराइल की मजम्मत करने पर मजबूर हैं और क्यों अरब मुल्क अब भी खामोश हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे, मगर दिल से सोचिएगा, ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, ये इंसानियत के इम्तहान का लम्हा है। तो आइए पेश करते हैं वही हकीकत जिसे कुछ ताकतें छुपाना चाहती हैं और जिसे गाज़ा की खामोश लाशें चीख चीख कर बयान कर रही हैं। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिडिल ईस्ट आई के एडिटर इन चीफ और सीनियर जर्नलिस्ट डेविड हर्स्ट का कहना है कि इजराइल ने गाज़ा में जंग पहले ही हार दी है, हालांकि उसे अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ है। ये हालत वियतनाम जंग जैसी है, जहां दो खास वजहों ने जंग को ख़त्म किया था। एक तो फ़िलिस्तीनियों का अपनी ज़मीन पर डटे रहने का अडिग इरादा और दूसरे वेस्टर्न मुल्कों में बढ़ता अवामी गुस्सा है। डेविड हर्स्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में कहा था कि आसानी से फौजी दखल दिया जाना एक क्राइसिस है, और ये सच है। उन्होंने ये भी कहा कि आप मुल्कों को तोड़कर फिर से नहीं बना सकते, और अफ़गानिस्तान, इराक, लीबिया और यमन इसके सबूत हैं। ट्रंप ने यमन पर बमबारी बंद कर दी है और सीरिया पर दहाइयों से लगी पाबंदियों को उलट दिया है, जिससे इजराइल के लिए इलाकाई ताकत बनने के दो खास रास्तों में रुकावट पैदा हो गई है, जिसमें सीरिया को तकसीम करना और ईरान के साथ जंग शुरू करना शामिल था। गाज़ा में इजराइल ने 1948 के नकबा की सालगिरह मनाने के लिए जितने मुमकिन हो सके उतने फ़िलिस्तीनियों को मारकर जंगबंदी को एक तरफा तरीके से ख़त्म कर दिया। खान यूनिस में यूरोपीय अस्पताल के पास बंकर बस्टिंग बम गिराए गए, जो गाज़ा में हमास के हकीकी लीडर मोहम्मद सिनवर को निशाना बनाकर किया गया था। उनकी मौत की तस्दीक नहीं हुई है। डेविड हर्स्ट के मुताबिक अगर हकीकत में सिनवार मर चुके हैं तो हमास के अंदर कई लोगों में से एक के साथ महफूज राब्ता कायम करने में वक्त लगेगा, जो अब उनकी जगह पर कदम रख सकते हैं। उनकी कत्ल की कोशिश या हकीकी कत्ल इस बात का सबूत है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का बाकी कैदियों को जिंदा वापस लाने का कोई इरादा नहीं है। आपको बता दूं कि हाल ही में हमास के स्पोक्सपर्सन उसामा हमदान ने तेहरान में मोहम्मद सिनवर के सही सलामत होने की बात कही है। इस जंग में फ़िलिस्तीनी अवाम ने अपनी ज़मीन पर बने रहने का जो पुख्ता इरादा दिखाया है वो बहुत ही गैर मामूली है। गाज़ा की 360 वर्ग किलोमीटर की पट्टी पूरी तरह से दुनिया से कटी हुई है, फिर भी ना तो भूख, ना ठंड, ना बीमारी, ना ही हमलावरों का जुल्म उनके पुख्ता इरादे को तोड़ सका है। ये मजबूती इस जंग की तारीख में एक बड़ा तब्दीली का लम्हा हो सकता है। इजराइल ने इस जंग में जो खोया है वो
सोच से परे है। इसने दुनिया की आवाम के सामने अपने उसूली रुख को खो दिया है और इंटरनेशनल सतह पर अलग थलग पड़ गया है। इस जंग ने इजराइल की इमेज को शदीद नुकसान पहुंचाया है और ये साफ है कि ये जंग अब उसके लिए स्ट्रेटेजिक हार में तब्दील हो चुकी है। डेविड हर्स्ट गाजा में नेतन्याहू के बर्बादी के मिशन में भूख, बमबारी और बेदखली का जिक्र करते हुए कहते हैं कि गाजा में बेंजामिन नेतन्याहू का मकसद अब पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो चुका है। 21 लाख फिलिस्तीनियों में से जितने ज़्यादा लोग मुमकिन हो सकें उन्हें भूख से हलाक कर देना, उनके ऊपर बेहिसाब बमबारी करके उन्हें उनके वतन से बेदखल कर देना, ये इतना खुला मंजर है कि अब वो इंटरनेशनल बरादरी भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती, जिसे अक्सर गलत फहमी में पड़ी हुई या महज नाम की कहा जाता रहा है। डेविड हर्स्ट ने आगे सवाल उठाया है कि आपको और क्या सबूत चाहिए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए यूनाइटेड नेशन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल टॉम फ्लेचर ने सिक्योरिटी काउंसिल से एक तल्ख सवाल किया है। जिन्हें कत्ल कर दिया गया और जिनकी आवाज़ें दबा दी गईं, उनकी चीखें क्या आपके लिए काफ़ी नहीं है? क्या अब आप नस्ली सफाया यानी जेनोसाइड रोकने के लिए और आलमी इंसानी कानून की ताज़ीम को यकीनी बनाने के लिए कोई कदम उठाएंगे या नहीं? इसी दरमियान फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने गाजा में इजरायली सियासत को रुसवाई करार दिया है। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज ने पार्लियामेंट में ऐलान किया है कि इजराइल एक कत्लेआम करने वाली रियासत है और उनका मुल्क ऐसी रियासत से किसी भी किस्म का तिजारती रिश्ता नहीं रखता। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी, इन तीनों में से किसी ने भी ट्रंप के सामने गाजा में इजरायली जुल्म की मजम्मत में एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। खलीजी मुल्कों की इस खामोशी को फ़िलिस्तीनियों के लिए एक बहुत बड़ा इखलाकी धोखा करार दिया जा सकता है, मगर जैसा कि फ़िलिस्तीनी बरसों से जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अरब हुक्मरां अक्सर उन्हें तन्हा छोड़ने की तारीख़ी रिवायत रखते हैं। अब से पहले ऐसा धोखा कुछ महीनों या सालों की फौजी शिकस्तों के बाद सामने आता रहा है। 1967 की जंग के बाद भी अरब रहनुमाओं ने कब्जा शुदा वेस्ट बैंक और गाजा के लिए अमन की बात करने में देर लगाई थी, मगर आज तो सूरत हाल ये है कि अरब दुनिया के असली हीरो यानी गाजा के बाशिंदों को भूखा रखकर बमबारी से हलाक किया जा रहा है और अरब रहनुमा आंखें फेर चुके हैं। इसी के साथ डेविड हर्स्ट ने हमास और हिजबुल्लाह का जिक्र करते हुए कहा है कि इन दोनों ग्रुप्स को इस जंग में संगीन नुकसान पहुंचा है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये नुकसान कातिलाना साबित हुआ है या नहीं। हमास आज भी ज़मीन पर लड़ाई में शामिल है, जैसा कि गाजा में इजरायली फौजियों की हलाकतों की कम करके बताई जा रही तादाद से जाहिर होता है। एक भी इजरायली गार्ड ने अपनी जान बचाने के लिए कैदी नहीं छुड़ाया, यानी गाजा में रेजिस्टेंस की रूह अब भी जिंदा है। इस्लामी दुनिया की जद्दोजहद की तारीख में ये मंजर औपनिवेशिक ताकतों यानी कॉलोनियल पावर्स की शिकस्त, जैसे कि फ्रांसीसी और अमरीकियों की शिकस्त से मिलती जुलती हुई है। अगर देखा जाए तो वियतनाम की जंग और गाजा की जंग का कोई सीधा मुआवजा यानी मुकाबला नहीं है, लेकिन कुछ मिसालें हैं जो मजीद गहरी हो गई हैं। डेविड हर्स्ट ने वियतनाम और गाजा में बर्बादी के आंकड़ों पर बात करते हुए लिखा है कि वियतनाम में 8 सालों की मुद्दत में अमेरिका ने 50 लाख टन बम गिराए थे, जिससे वो इलाका दुनिया का सबसे ज़्यादा बमबारी वाला इलाका बन गया था। अक्टूबर 2023 से जनवरी 2025 तक इजराइल गाजा पर कम से कम 1 लाख टन बम गिरा चुका है। अगर इसको तकनीकी तरीके से समझें तो अमेरिका ने वियतनाम के हर स्क्वायर किलोमीटर में 15 टन बारूद गिराया, जबकि इजराइल ने गाजा के हर स्क्वायर किलोमीटर में 275 टन बम गिराए हैं, यानी गाजा में 18 गुना ज़्यादा बमबारी की गई है। ये इशारा करता है कि हमलों और तबाही के लिहाज से गाजा इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा बमबारी झेलने वाला इलाका बन चुका है।
डेविड हर्स ने आगे लिखा है कि आज की नस्ल के लिए जो जंग को स्क्रीन पर देखती है, टर्निंग पॉइंट द वियतनाम वार नाम की डॉक्यूमेंट्री उन्हें एक बार फिर क्रशिंग डेजा वू का शिकार बनाती है, जैसे सब कुछ दोबारा हो रहा है। वियतनाम में अमेरिकी हमलों की नाकामी अब इजरायली फौज के हमास को मिटाने की कोशिश में साफ दिखाई दे रही है। जैसे जैसे वियतनाम की जंग में अमेरिकी दखलंदाजी बढ़ती गई, ये वाज़ेह होता गया कि उन्हें गांवों से वियत कॉन्ग को निकालना होगा और 12,000 बस्तियों पर कंट्रोल कायम करना होगा। इस स्ट्रेटेजिक हेमलेट प्रोग्राम ने देहाती वियत कॉन्ग से ज़्यादा अमेरिका और साइगोन को नुकसान पहुंचाया। वो किलेबंद बस्तियां जहां किसानों को उनकी ज़मीन से बेदखल करके बसाया गया, एक फ्री फायर जोन में तब्दील हो गया, यानी हर शख्स दुश्मन समझा जाता। गोली चलाने से पहले किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी। एक अमेरिकी फौजी का कहना था कि हमें सिखाया गया था कि हर वियतनामी जो रुक गया है वो दुश्मन है, बस ढूंढो और मार दो। मकसद साफ था, ज़्यादा से ज़्यादा लाशें, औरतें और बच्चे भी मारे जाते और उन्हें कम्युनिस्ट बता दिया जाता। एक और अमेरिकी फौजी ने बताया कि हर अमेरिकी के बदले 10 वियतनामी मारने होंगे, तभी जीत होगी। इस तरह गांव वाले अपने धान के खेतों से महरूम हो गए, भूख से मरते गए। मकसद उन्हें खाना नहीं देना था, बल्कि इलाके को क्लीन करना था। नतीजा हुआ कि गांव वाले भागने लगे और वियत कॉन्ग शहरों के और करीब आ गया। एक वक्त ऐसा आया जब वियत कॉन्ग में भर्ती होने वालों में 70% औरतें थीं। वियत कॉन्ग की सिपाही ट्रॉन थी येन ग्नोक ने कहा कि उन्होंने हमें वियत कॉन्ग कहा, लेकिन हम आज़ादी की फौज थे। जब एक गिरता तो 5-6 और आगे आ जाते, यानी हम एक खानदान थे। डेविड हर्स्ट आगे लिखते हैं कि खतरनाक अराजकता गाज़ा का अफसाना या फ़िलिस्तीन का फैसला है। इसका जवाब वो लिखते हैं कि आज के दौर और 1967 के उस दौर के बीच कुछ गहरी यकसानियत दिखाई देती है। अमेरिकी यूनिवर्सिटी कैंपसों में शिद्दत के साथ हो रहे एहतजाज और उन पर अमेरिकी सरकार की तरफ से किया जा रहा वहशी दमन, साथ ही वो नफरत आलूद सोच जिसके तहत अमेरिकी और इजरायली फौजें अपने दुश्मनों को बगैर इंसान समझे उन पर जुल्म करने से पहले उन्हें गैर इंसानी बना देती हैं। 1967 में हुए माई लाई कत्लेआम के फौरन बाद, जिसमें सिर्फ कुछ घंटों में तकरीबन 500 बेगुनाह और निहत्थे शहरी कत्ल कर दिए गए थे, उस वक्त के अमेरिकी फौजी कमांडर जनरल विलियम वेस्टमोरलैंड ने वियतनामी अवाम के बारे में तौहीन अंगेज बयान दिया। उनका कहना था कि मशरक़ी लोग ज़िंदगी को इतना कीमती नहीं समझते जितना कि पश्चिमी लोग समझते हैं। लेकिन इजरायली रहनुमा इस जहनीत में वेस्टमोरलैंड से भी कहीं आगे निकल गए। उन्होंने फ़िलिस्तीनियों को इंसानी जानवर तक कह डाला। असल में ये सारा तारीख़ी सिलसिला जो दहाइयों पहले शुरू हुआ था, आज गज़ा और मकबूजा वेस्ट बैंक में पेश आ रहे हालात के लिए एक पुरअसर और खौफनाक आईना बन गया है। डेविड हर्स ने बताया कि एक रिटायर्ड इजरायली जनरल ने गाज़ा को तबाह कर देने का प्लान बनाया था। 29 अक्टूबर 2023 को जब जंग को कुछ ही हफ्ते हुए थे, इजराइल के रिटायर्ड मेजर जनरल रिजर्व जियोरा एलेंड ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इजराइल को इस पूरे इलाके में किसी भी तरह की इंसानी मदद की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। गाज़ा को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहिए। एक ख़तरनाक अराजकता, एक शदीद इंसानी बहरान और फलक शिगन चीखें होनी चाहिए। एलेंड यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि गाज़ा के तमाम लोग भूख से मरेंगे और जब वो भूखे मरेंगे तो लाखों फ़िलिस्तीनी गुस्से और मायूसी में तड़पेंगे और यही भूखे लोग हमास के लीडर याह्या सिनवर के खिलाफ बगावत करेंगे। डेविड हर्स्ट कहते हैं कि यही वो वाहिद चीज़ है जो उसे फिक्रमंद करती है। हालांकि एलेंड का ये सारा खाका हकीकत से कोसों दूर साबित हुआ, लेकिन इस नफरत आमेज सोच को ही इजरायली फौज ने जनरलों की स्ट्रेटजी बना लिया और उसे पहले नॉर्थ गाज़ा में लागू किया, जहां 4 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी फंस चुके थे। लेकिन इस इलाके को खाली करने का प्लान
पूरी तरह से नाकाम रहा, क्योंकि हालिया जंगबंदी के दौरान हज़ारों लोग वापस लौटे, भले ही उनके घर पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। डेविड हर्स्ट ने हाल ही में इजराइल के जरिए गाजा में गिदोन के रथ के नाम से शुरू किए गए फौजी ऑपरेशन को भुखमरी और तबाही की फौजी स्ट्रेटजी बताया है। उन्होंने कहा है कि भूख से मौत और इंसानी सफाई यानी एथनिक क्लिंजिंग का जो तस्वर जनरल एलेंड ने पेश किया था, वही इजरायली फौज के मौजूदा ऑपरेशन गिदोन के रथ का हिस्सा बन चुका है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू बार बार इसे जंग का आखिरी मरहला बता रहे हैं, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को रफ़ा के करीब एक नए बांझ इलाके, जिसे अंग्रेज़ी में बफर जोन कहा जा रहा है, में धकेलने की कोशिश की जा रही है। ये वो इलाका होगा जहां उन्हें इजरायली सिक्योरिटी एजेंसियों की मुकम्मल जांच के बाद ही दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी और फिर ये एक तरफा टिकट होगा, वापसी की कोई सूरत नहीं। उनके घरों को तबाह कर दिया जाएगा। इजराइल के वाई नेट अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फ़ौज और अंदरूनी खुफिया एजेंसी शिन बेट मिलकर रफ़ा के चारों तरफ अहम रास्तों पर चेक पॉइंट्स कायम कर रहे हैं, जहां गाजा के आम शहरी इकट्ठा किए जाएंगे। नेतन्याहू ने इसी हफ्ते कहा है कि वो गाजा में एक टेम्परेरी जंगबंदी को मंजूरी दे सकते हैं, लेकिन वो जंग ख़त्म करने के लिए किसी कीमत पर भी तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट आई के एडिटर डेविड हर्स्ट का कहना है कि वियतनाम ने जो किया वही गाजा करेगा। उनका कहना है कि जिस तरह वियतनाम ने अमेरिकी प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन और निक्सन के इम्पीरियलिस्ट यानी साम्राज्यवादी ख्वाबों को चकनाचूर किया, वही गाजा नेतन्याहू और उनके जानशीन मुमकिन है नफ्ताली बेनेट के साथ करेगा। लंदन में नेतन्याहू से जुड़े कुछ सोर्सेज का कहना है कि वो कैंसर जैसी किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं और उनकी हालत आमतौर पर जितनी दिखाई जाती है हकीकत उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। डेविड हर्स्ट ने आगे कहा है कि फ़िलिस्तीनी आज़ादी की राह में दो अहम इनकलाबी फैक्टर मौजूद हैं। वियतनाम जंग दो चीज़ों से ख़त्म हुई थी, पहले ये कि वियतनामी अवाम का बेमिसाल इरादा और दूसरे अमेरिका के अंदर उठती अवाम की नाराज़गी। उनके मुताबिक यही दो चीज़ें आज फ़िलिस्तीनियों को भी उनकी मुस्तकबिल की रियासत की तरफ ले जाएंगी। पहली तो अपनी सरजमीन पर मर मिटने का उनके अंदर मौजूद जद्दोजहद का जज्बा और वेस्टर्न मुल्कों में ख़ास तौर पर अमेरिका और यूरोप में इजराइल के ख़िलाफ़ तेज़ी से बदलता अवामी नज़रिया। आज ये तब्दीली सिर्फ बाएं महाज यानी लेफ्ट लिबरल हलकों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि दाएं बाजू में भी इसका असर महसूस किया जा रहा है। अब नस्ल कुशी की सख्त नुक्ताचीनी को यहूदियों की मुखालिफत यानी एंटी सेमिटिज़म कहकर दबाया नहीं जा सकता। वो दरवाज़ा अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। डेविड हर्स्ट अपने तफसीली मजमून के आखिरी मरहले में लिखते हैं कि जंग अब सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि दिलों और जहनों में लड़ी जा रही है। उनका कहना है कि ये जंग अब सिर्फ टैंकों और मिसाइलों की नहीं है, बल्कि ये एक जंग है दिलों और दिमागों की, और वो भी उसी वेस्टर्न दुनिया में जहां से ज़ायोनी तहरीक ने जन्म लिया और जिस पर आज भी वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। इजराइल भले ही हर लड़ाई जीत जाए, जैसे अमेरिका ने वियतनाम में की थी, लेकिन आखिरकार वो ये जंग हार जाएगा, क्योंकि वाकई ये सिर्फ भयानक ही नहीं है, ये इंसाफ और जुल्म के दरमियान एक तारीखी फ़ैसला है और फ़िलिस्तीन इस फैसले में अकेला नहीं है। आज के इस एपिसोड में ये बात साफ हो गई है कि डेविड हर्स्ट जैसे सीनियर जर्नलिस्ट क्या कुछ लिख रहे हैं, उससे ये भी साबित होता है कि गाजा की सरजमीन आज महज एक जंग का मैदान नहीं है, बल्कि ये दुनिया की बेहिसी, अरब रहनुमाओं की खामोशी और इजरायली सियासत की शिकस्त का आईना बन चुकी है। डेविड हर्स्ट ने जो लिखा वो सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि वो आईना है जिसमें हमें अपना ज़मीर देखना चाहिए। जैसे वियतनाम में अमेरिका को अपनी हार का इल्म बहुत देर से हुआ था, उसी तरह इजराइल भी शायद अभी इस मरहले से बहुत दूर है, लेकिन हकीकत यही है कि गाजा की सरजमीन पर उसकी हार लिखी जा चुकी है। हम और आप जो स्क्रीन पर ये मंजर देख रहे हैं, हमारे लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये इंसानी तारीख का वो मोड़ है जहां हम या तो खामोश तमाशाई बने रहें या ज़मीर की आवाज़ पर जुल्म के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों।
तो ज़रा सोचिए, क्या अब भी आप खामोश रह सकते हैं? क्या अब भी हमें और सबूत चाहिए उस नस्ली सफाई के जो दुनिया की आंखों के सामने हो रहा है? अगर आपको ये सही और इंसाफ पसंद बात लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपकी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए और मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम आप तक वो खबर पहुंचाते हैं जो अक्सर दुनिया आपसे छुपाती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।